डियर फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की सेकंड बुक का यूनिट 6 डेवलपमेंट मतलब विकास की फर्स्ट वीडियो देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, विकास से आपका क्या मतलब है। What are the problems faced during development, विकास के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। विकास के मौजूद मॉडल की विभिन्न उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे और विकास के कुछ वैकल्पिक मॉडल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट मीन्स विकास क्या होता है। विकास एक व्यापक शब्द है जिसका मतलब है उन्नति, प्रगति और उपलब्धियों के अनुसार एक विकसित समाज की स्थापना करना। विकास का हम मतलब यह समझें, पहले हम साइकिल से स्कूल जाते थे, आजकल हम मेट्रो से या बस से या गाड़ी से स्कूल जाते हैं। पहले हमारे देश में अच्छी सड़कें नहीं थीं, अब हमारे देश में बहुत अच्छी सड़कें हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, नई तकनीक आ गई हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सभी घरों में फ़ोन भी नहीं होते थे। आज बच्चों के पास भी फ़ोन है और फ़ोन में पहले केवल नोकिया फ़ोन आता था और अब तरह तरह के फ़ोन और सिम उपलब्ध हैं। अब आप व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं। तो विकास सही मायने में केवल एक तबके का विकास नहीं है। विकास का मतलब है देश के प्रत्येक नागरिक का गरीबी की रेखा से ऊपर उठना विकास कहलाता है। आप यूरोपीय देश और अमेरिका जैसे देशों को देखें तो वे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जीवन स्तर, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ पर गरीबी लोग की संख्या अधिक है, टेक्नोलॉजीज, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन सभी लोगों तक नहीं पहुंची हैं। इसका मेन रीज़न क्या है कि 1950 और 1960 के दशक में एशियाई और अफ्रीकी देशों में उपनिवेश शासन था। यहाँ पर दूसरे देश शासन करते थे, तो उन्होंने उस देश के जो भी संसाधन थे उनका अपने विकास के लिए प्रयोग किया और वहाँ के लोग गरीबी, कुपोषण और निरक्षरता के शिकार थे। तो उससे निकलने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो उपनिवेश शासक थे उन्होंने देश के संसाधनों का इस्तेमाल अपने हित में किया। वो जो विकास किया उन्होंने अपना पर्सनल विकास किया, जिससे जो देश का विकास है वो नहीं हो पाया। 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र बना तो हमारा देश जब विकास करना शुरू किया, उस समय तक यूरोपीय देश और अमेरिकी देश बहुत विकास कर चुके थे। तो हमें उनके बराबर आने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। हमें ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिससे पूरे देश का विकास हो, ना कि केवल कुछ ही तबकों का विकास हो। विकास के दो तरीके हो सकते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ डेवलपमेंट, नैरो सेंस डेवलपमेंट एंड ब्रॉडर सेंस डेवलपमेंट। नैरो सेंस डेवलपमेंट में क्या मतलब है? यह विकास केवल कुछ तबकों तक सीमित रहता है,
जैसे समाज का आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास की बढ़ती दर, बांधों और कारखानों को विकसित करना। तो इसमें जो हमारे गोल्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो कुछ तक सीमित होते हैं। लेकिन ब्रॉडर सेंस ऑफ डेवलपमेंट में इट रेफर्स टू द सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल एनहांसमेंट, progress and aspiration for a better life vision for the society as a whole। अगर हम ब्रॉडर सेंस में डेवलपमेंट को समझें तो उसका मतलब है समाज का पूर्ण विकास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में समाज का संपूर्ण विकास हो सके, वो ब्रॉडर सेंस डेवलपमेंट कहलाता है। नैरो सेंस डेवलपमेंट में मान लीजिए हमने बांध बना दिए हैं, कारखाने बना दिए हैं, आधुनिक तकनीक आ गई हैं, आर्थिक विकास हुआ है, वह किसमें आता है? नैरो सेंस डेवलपमेंट। ब्रॉडर सेंस डेवलपमेंट का मतलब है समाज का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रत्येक क्षेत्र में पूरा विकास हो, समाज का संपूर्ण विकास हो, वह कहलाता है ब्रॉडर सेंस डेवलपमेंट। हमें किन विकास के समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? The development gained importance after the second half of the 20th century when a large number of countries in Asia and Africa gained political independence। 20वीं सदी के बीच तक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करी थी बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के देशों ने, और जब इन देशों ने आज़ादी प्राप्त करी उसके बाद विकास की दर तीव्र गति से आगे बढ़ी। जब इन देशों को 1950 से 1960 के दशक में एशिया और अफ्रीका के देशों को जब गुलामी से आज़ादी मिली तो विकास की दर बहुत तेजी से आगे बढ़ी। जब ये देश गुलाम थे तब उनके जो शासन कर रहे थे उन्होंने अपने हित के लिए सभी चीज़ों का प्रयोग किया और देश के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। तो एशिया और अफ्रीका को जब आज़ादी मिली तब इन देशों में विकास की दर आगे बढ़ी। विकास के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, भोजन, बुनियादी ज़रूरतों का अभाव। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी बहुत अधिक थी और लोग स्कूल भी बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में विकास की दर बहुत धीमी थी। उपनिवेश के नकारात्मक प्रभाव क्या थे? उपनिवेश का मतलब है किसी देश पर दूसरे देश का शासन। जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश की पूंजी, हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन को अपने लिए प्रयोग किया और वो हमारे देश का धन अपने देश में ले गए। जब अंग्रेजों का शासन नहीं था तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश के धन का अपने विकास के लिए प्रयोग किया और हमारा देश गरीब होता गया। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने राजा के विकास के लिए किया और सारा धन वो अपने देश में ले गए।
उस समय हमारे देश में बहुत अधिक लोग गरीब थे, बेरोजगार थे, निरक्षर थे। तो उपनिवेश के बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़े और विकास की दर बहुत ही धीमी थी। विकासशील देशों में विकास का मतलब है उद्योगों का बढ़ावा होना, कृषि के अंदर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना, शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना और शहरीकरण, इनके माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं जिसके तहत विकास को बढ़ावा दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, स्टील प्लांट जैसी मेगा परियोजनाएं शुरू की गईं, कृषि तकनीक में सुधार किया गया, फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने में सुधार किया गया, माइनिंग मतलब खनन के क्षेत्र में बहुत विकास किए गए। तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया और इन योजनाओं के तहत बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई और उससे कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इससे आप क्या समझते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है वस्तुओं का उत्पादन और जीवन स्तर में वृद्धि करना। लोगों के पास अच्छा आहार मिले, बेहतर आवास मिले, उनको सस्ते मकान मिले, अच्छे उद्योग हों, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में आता है। कृषि का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किसान अपने खेत में उन्नत विधियों का प्रयोग करे, बीज बोने के लिए, काटने के लिए, इन सब में उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, किसानों को अच्छे बीज मिले और उनकी फसल की रक्षा की जा सके। वनों की कटाई, मृदा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जो कृषि का विकास है वो धीमा हो जाता है, तो हमें वनों की काटने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। वन कम से कम काटने चाहिए जिससे जलवायु में परिवर्तन नहीं हो। कृषि का विकास तो करना चाहिए, लेकिन कृषि या उद्योगों के विकास के कारण हमें वनों की कटाई को कंट्रोल करना चाहिए, मिट्टी के प्रदूषण को भी कंट्रोल में करना चाहिए। शिक्षा का आधुनिकीकरण, इसका मतलब है उच्च शिक्षा के लिए हमें उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करें। प्रतिस्पर्धा शिक्षण और प्रबंधन प्रणाली में, मैनेजमेंट सिस्टम में, हायर एजुकेशन में हम नई टेक्निक्स का उपयोग करें। इसका अर्थ है शिक्षा, अनुसंधान और व्यवसाय को जोड़ने वाले ज्ञान को मजबूत करना। अब शिक्षा के अंदर उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बहुत सारे IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज बनाए गए हैं और बहुत उन्नत संस्थान बनाए गए हैं और शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पहले केवल आप देखिए, आप केवल बुक से ही पढ़ते थे, अब इंटरनेट की फैसिलिटीज उपलब्ध है और आपको उन्नत तकनीकों से पढ़ाया जाता है, यूट्यूब वीडियो से पढ़ाया जाता है, गूगल क्लास, जूम मीट, इनके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। शहरीकरण या अर्बनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग प्लानिंग which is neglected, resulting in poor air, water quality, waste disposal problems and high energy consumption. शहरीकरण के लिए एक मजबूत नियोजन की आवश्यकता होती है
जिसका हमारे देश में हमेशा से अभाव रहा है, जिसकी वजह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पानी की गुणवत्ता कम होती जा रही है और जो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम्स हैं उसका हमें सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा की खपत ज़्यादा है, तो शहरों का शहरीकरण तो किया जा रहा है, लेकिन मजबूत नियोजन की कमी से हमें बहुत असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे देश में विकास का बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स का शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुधरी है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है, कृषि और पढ़ाई और विभिन्न फील्ड्स में आधुनिकीकरण आया है, लोगों को न्याय मिला है और पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हमारे देश में बहुत अधिक विकास हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना हमारे देश में 1951 में शुरू हुई और 1956 5 ईयर्स तक यह पंचवर्षीय योजना रही। आप जैसा कि ग्राफ में देख रहे हैं, उस वक्त जो ग्रोथ हुई वो 3.6 थी और अब 2012 से 2017 में हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और उसमें जो विकास हुआ वो विकास की ग्रोथ 8 तक पहुंच गई। 2017 से 2018 तक हमने विकास के लिए नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा बनाया है, उसकी चर्चा हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, दैट वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद नीति आयोग ने अप्रैल 1, 2017 से 3 वर्षीय एक्शन प्लान बनाया, जिसके तहत विकास के विभिन्न एजेंडा बनाए गए। आप स्लाइड में देख रहे हैं 3 ईयर एक्शन प्लान एम्स फॉर ब्लू स्काइज। इसकी शुरुआत अप्रैल 1, 2017 को की गई और इसका उद्देश्य था लॉन्ग टर्म विजन एंड 7 ईयर पॉलिसी स्ट्रेटजी। विकास की आलोचना, विकास की जो हमारी सरकार विकास के लिए विभिन्न नीतियां अपनाती है, उसकी बहुत विपक्ष द्वारा आलोचना की जाती है, क्योंकि विकास का वित्तीय प्रभाव भी पड़ता है। विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई उच्च स्तरीय विकास गतिविधियां बहुत महंगी हैं और उनसे देश के खजाने पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। बांधों और कारखानों के निर्माण के कारण बहुत संख्या में लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। जहां पर बांध बनाए गए वहां पर लोगों के घर छिन गए। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया और वहां के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। बांध बनने से वहां पर लोगों के घर छिन जाते हैं, लोगों के जीवन जीने के साधन छिन जाते हैं, गरीबी बढ़ती है। डैम से कुछ लोग कहते हैं कि देश को बिजली मिलती है, देश का विकास होता है, लेकिन बांध बनाने से सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पड़ता है,
क्योंकि जहाँ बांध का पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर जो है पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि सबमर्जन ऑफ द फॉरेस्ट, खेत वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उनसे मीथेन गैस बढ़ती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। तो बांधों के निर्माण से प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। जहाँ एक तरफ आप कहते हैं कि देश को बिजली मिल रही है और दूसरी ओर जो वहाँ पर लोग रह रहे थे उनके घर छिन जाते हैं, उनकी आजीविका छिन जाती है। विकास के कारण पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि विकास की जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उस वक्त हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वायु प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण बढ़ता है। आप देखिए विकास के कारण जब बांध बनाए जाते हैं वहाँ पर जो भी जलकुंभी वगैरह उगती है उनसे मीथेन गैस बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, मृदा प्रदूषण होता है। आप देखिए पहले लोगों के घरों में कूलर, एसी नहीं होते थे। अब एयर कंडीशंस चलाने से जो एरोसोल निकलते हैं उनसे ओजोन परत में छेद हो गया है। ओजोन परत में छेद होने से अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं। मृदा प्रदूषण बढ़ा है। औद्योगिकरण का बढ़ावा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। वनों को काटने से क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पानी का स्तर बढ़ रहा है और जो पानी के निकट जो आइलैंड्स हैं वो पानी में डूबते जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की पर्यावरण लागत क्या पड़ती है। विकास के कारण प्रदूषण बढ़ा है। जो फैक्ट्रियों से मलबा निकलता है उससे वो सारा पानी में चला जाता है। जो फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं वो मलबे का ट्रीटमेंट बिना किए उसको पानी में छोड़ देते हैं। फैक्ट्री से जो गैसेस निकलती हैं वो सीधे वातावरण में मिल जाती हैं। तो वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ता है। कारखाने बनाने के लिए और लोगों के लिए घर बनाने के लिए वन काटे जा रहे हैं। आपको पता है वन काटने से ऑक्सीजन कम होती है और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होने से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, जिससे जो हमारे आइलैंड्स थे वो पानी के अंदर दबते जा रहे हैं। विकास से एक तरफ तो लोगों को खाना मिल रहा है लेकिन कुछ तबके और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। प्रोटेस्ट बाय द पीपल, विकास का लोगों के द्वारा भी बहुत विरोध किया गया है। आप इस कार्टून में देख रहे हैं, इफ दिस प्रोजेक्ट कम्स अप वी विल बी फिनिश्ड। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से लोगों ने बहुत विरोध किया, नर्मदा पर जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया उसका लोगों के द्वारा बहुत विरोध किया गया। बड़े लोगों ने चिपको आंदोलन के माध्यम से विरोध दर्शाए हैं। चिपको आंदोलन क्या था, जब लोग पेड़ काटने आए तो वहां पर जो काम कर रहे थे लोग वो पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोका। तो वनों को काटने से लोगों के रहन सहन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ के जो आदिवासी हैं उन पर प्रभाव पड़ रहा है। बांध बनाने से लोगों के घर और आजीविका छिनती जा रही है।
आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी